चैप्टर नंबर 5 राइटिंग पोर्शन का जो तुम्हारा है शब्दकोश तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आएगा, जिसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर आएंगे। लेकिन मैं सब्जेक्टिव भी तुमको लिखाऊंगी, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे तभी एमसीक्यूज इजीली कर पाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे एमसीक्यूज में से ही आए, कुछ सब्जेक्टिव में से भी एमसीक्यूज बना के हम दे सकते हैं। तो देखो, भाषा का कोई भी रूप जब तक बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है तब तक लोग अभ्यास और प्रयोगों के आधार पर ही शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, भाषा का जब तक कोई रूप बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है, जब हम बातचीत करते हैं तो तब तक लोग क्या करते हैं, अभ्यास और प्रयोग से ही शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि कुमाऊनी भाषा में मैं एक बात बताती हूँ, मिर्च जब जलती है तो खौसैन बोलते हैं कि खौसैन आ गई है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कुमाऊनी हमारी मातृभाषा रही है तो इसमें ज़्यादा तुम इजीली समझ पाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो खौसैन कहते हैं मिर्ची को जल। ये इस शब्द का अर्थ स्वतः ही लोग एक से दूसरे तक समझ लेते हैं, खुद ही बोलचाल की भाषा है। इसका अर्थ कभी किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी पीढ़ी आई उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने उस शब्द का अर्थ खुद ही समझ लिया। ठीक है, जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का निर्माण जरूरी हो जाता है। तो क्या होता है, जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है उसका महत्व बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो काव्य या साहित्य की भाषा बनने लगती है, काव्य या कथा की भाषा बनने लगती है। ठीक है, तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो और लोगों को भी ज़रूरत होती है कि वो उस भाषा को जाने समझें, उसका अर्थ को समझ पाएँ। तो इसके लिए उस भाषा के शब्दकोश की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी का प्रसार भारत में बढ़ा, भारत में अन्य लोगों को भी वो उसके शब्दों के अर्थ समझ सके, तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश आया। ठीक है, और जब हिंदी भाषी लोग हैं, उससे इतर लोग हैं, हिंदी भाषा को जानने वाले के अलावा अन्य लोग हैं, उनको हिंदी भाषा के शब्दों को समझने के लिए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे ही ये कुमाऊनी भाषा का भी शब्दकोश है, हिंदी अंग्रेजी कुमाऊनी शब्दकोश, कुमाऊनी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश करके है। ठीक है, तो देखो, जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोशों का निर्माण जरूरी हो जाता है। शब्दकोश का अर्थ एवं परिभाषा। शब्दकोश शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्दकोश एक ऐसा संग्रह है जिसमें शब्दों की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, शब्दों उनकी व्युत्पत्ति यानी कि उनका विकास कब से हुआ, व्याकरण के निर्देश, ग्रामेटिकल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, अर्थ की समझ ही रहे हो, अर्थ मीनिंग, परिभाषा डेफिनेशन, प्रयोग और पदार्थ यानी कि प्रयोग और पदार्थ को हम कैसे कहेंगे कि उनका यूटिलाइज कैसे, सेंटेंस में उनका क्या यूटिलाइज है, कैसे कहाँ पर शब्द फिट होता है, इसका क्या मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो तभी शब्दकोश की आवश्यकता होती है और इनका उल्लेख शब्दकोश में किया जाता है। किसका उल्लेख, मीनिंग, डेफिनेशन। अगर तुम हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में इस तरह समझो, है ना, वैसे तुम्हें हिंदी में भी समझना चाहिए। स्पेलिंग, व्युत्पत्ति यानी कि कब से इसका जन्म हुआ, कहाँ से ये शब्द आया, व्याकरण यानी कि ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थ मीनिंग, परिभाषा, डेफिनेशन, ये सब चीज़ शब्दकोश में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक पूर्ण शब्दकोश में, एक अच्छे शब्दकोश में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शब्दकोश को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी कहते हैं। अब ये भोलानाथ तिवारी कौन है, भोलानाथ तिवारी हैं व्याकरण के, हमारे व्याकरण करता है। ठीक है,
भोलानाथ तिवारी ने व्याकरण की अनेक किताबें लिखी हैं। हिंदी साहित्य के व्याकरण के रचयिता हैं। कोश ऐसे संदर्भ को कहते हैं, उन्होंने कहा है, कोश ऐसे संदर्भ को कहते हैं जिनमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो, जिसमें भाषा विशेष भाषाओं के शब्दों का संग्रह हो, या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं को में अर्थ पर्याय या विलोम हो, या विशिष्ट तथा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नाम, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय, कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो, यानी कि डायलॉग सॉन्ग हो, उसमें हो सकता है ऐसा हो, या विलोम शब्द हो, या पर्यायवाची शब्द हो। तो ऐसी चीज का जो संग्रह होता है उसको डिक्शनरी या शब्दकोश कहा जाता है। इस प्रकार शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, अब आया तुम्हारा शब्दकोश के प्रकार। शब्दकोशों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार के शब्दकोश होते हैं? एक भाषी शब्दकोश, यानी कि केवल एक भाषा का, जैसे अंग्रेजी का अंग्रेजी में शब्दकोश, हिंदी का हिंदी में शब्दकोश। एक शब्द ले लिया, उसकी डेफिनेशन हिंदी में लिख ली, या एक ऐसा शब्द ले लिया, एक वर्ड ले लिया जिसकी डेफिनेशन पूरी इंग्लिश में है। एक भाषी शब्दकोश होता है जो एक ही भाषा का होता है। द्विभाषी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, या अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, या अंग्रेजी फारसी शब्दकोश, या हिंदी उर्दू शब्दकोश, कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश। द्विभाषी शब्दकोश, इसमें दो भाषाएं हैं, कोई भी दो भाषा हो सकती है। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली या बहुभाषी शब्दकोश। एक आता है आपका बहुभाषी शब्दकोश। एक तो इसमें पारिभाषिक शब्दावली लिखे हैं इन्होंने। अब पारिभाषिक शब्दावली ये वैचारिक होती है। एक जिसमें केवल डेफिनेशन होती है, ऐसा शब्दकोश। ठीक है, और एक नंबर 4 है बहुभाषी शब्दकोश, बहुत सारी भाषाओं का एक शब्दकोश, जैसे कुमाऊनी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी बंगला शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी मराठी शब्दकोश। तो ये बहुभाषी शब्दकोश होता है। ठीक है, तुमने कितने भाषा के शब्दकोश देखे हैं? डिक्शनरी कितनी भाषाओं की देखी है? एक तो हिंदी इंग्लिश देखी होगी, एक इंग्लिश डिक्शनरी देखी होगी। ठीक है, एक मेरे पास डिक्शनरी थी, वो कुमाऊनी हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी थी। ठीक है, और नेट में सर्च करो तो कितने सारे मिल जाते हैं, है ना। तो अब मैं इनको बताती हूँ। एक भाषी शब्दकोश, एक भाषी शब्दकोश से अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिनमें लक्ष्य भाषा व स्रोत भाषा दोनों एक ही होते हैं। लक्ष्य भी एक ही होता है, स्रोत भी एक ही होता है। अर्थात स्रोत भाषा शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि स्रोत भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश। द्विभाषी शब्दकोश क्या होते हैं? द्विभाषी शब्दकोश से अभिप्राय ऐसे संग्रह से है जिनमें स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी उर्दू शब्दकोश, अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश आदि। अब ये पारिभाषिक शब्दावली आया है नंबर 3। ये क्या है? देखिए, विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है, जो एक अलग अर्थ प्रदान करती है। किसी भी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा की संस्कृति एवं वैचारिक विकास से होता है। सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ भाषा जटिल होती है, साथ ही उसमें नवीन संकल्पनाओं का भी जन्म होता है। नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं भाषा के साथ। ठीक है, कितने सारे वर्ड ऐसे थे जो हमने सुने ही नहीं थे अपने बचपन में। आज बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जो हम सुन रहे हैं। ठीक है, नए नए शब्द बनते रहते हैं, उपजते रहते हैं।
कवि और लेखक नए नए शब्दों का निर्माण करते रहते हैं। सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ साथ जटिल होती, साथ ही उसमें नवीन संकल्पनाओं का भी जन्म होता है, जिनके पश्चात इन संकल्पनाओं की पारिभाषिक शब्दावली निर्मित की जाती है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द वे हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष में निश्चित परिभाषा में सीमित कर दिया जाता है और वे उस क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली यानी कि अभी जो मैंने बताया, जैसे कि हमारे कुमाऊनी क्षेत्र की भाषा है, उसकी एक पारिभाषिक शब्दावली है। मिर्च का जलना खौसन कहते हैं, तो इसकी पूरी परिभाषा उस डिक्शनरी में दी होगी कि जब मिर्च जलाई जाती है या जलती है, जो उसकी गंध फैलती है, उसको खौसन कहते हैं। ये है पारिभाषिक शब्दावली, पूरी डेफिनेशन उसमें दी रहती है, पूरी परिभाषा उसको समझाया जाता है। हिंदी में कोई शब्द है, कौन सा शब्द है? रोपण। एक शब्द लिया हमने, रोपण। रोपण का मतलब क्या होता है? अब पारिभाषिक शब्दावली में इन्हीं शब्दों का अर्थ, रोपण शब्द का मतलब है कि किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को नए सिरे से शुरू करना, किसी संस्था को चलाना। ठीक है, किसी भी चीज को नए शुरू से चलाना या किसी नई चीज का शुरुआत करना या जैसे उद्घाटन करना, ठीक है, या बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना, उसका एक नई वो जीवन में आ गया है, विद्यालयी शिक्षा में आ गया है। तो रोपण के ये अर्थ होते हैं कि नई शुरुआत करना, नए सिरे से किसी चीज को तैयार करना, रोपण कहलाता है। ठीक इसी का उल्टा अर्थ है उन्मूलन। उन्मूलन यानी कि किसी का विनाश। तो उस उन्मूलन शब्द को पूरा समझाया है। जब किसी व्यक्ति का पतन हो जाता है या जब किसी व्यक्ति की कोई क्षति हो जाती है या कहीं उसको फैक्ट्री में नुकसान हो जाता है, तो उस शब्द को, तो उसका उन्मूलन कहा जाता है। इस व्यक्ति का इस कार्य में उन्मूलन हुआ है, यानी कि उसका हानि हो चुकी है। इसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ये शब्दकोश मिलेगा आपको एक, जिसमें डेफिनेशन होगी, पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से वर्ड का अर्थ तो सबको पता होगा, नॉर्मल से शब्दों का अर्थ सबको पता होगा। कपड़ा, रोटी, खाना, भोजन, साग सब्जी, उठना बैठना, इन शब्दों का अर्थ सबको पता होगा। ऐसे शब्द जो जटिल होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, उन शब्दों को परिभाषित करना पारिभाषिक शब्दावली कहलाता है। ठीक है, ऐसी एक डिक्शनरी आपको मिलेगी जिसमें पारिभाषिक शब्दावली होती है, यानी कि जिसको सेंटेंस में डिफाइन किया जाता है। ये इसका इंग्लिश में मीनिंग निकलेगा। ठीक है, आगे देखो, बहुभाषी शब्दकोश। बहुभाषी शब्दकोश क्या है? कई बार कोशों में 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कोश में एक स्रोत भाषा के शब्द का अर्थ अथवा व्याख्याओं को एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बहुभाषी शब्दकोश कहा जाता है। उदाहरणार्थ तमिल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी मलयालम शब्दकोश आदि। हिंदी अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश जो मैंने अभी बताया, हिंदी अंग्रेजी बंगला शब्दकोश। तो इस ऐसे शब्दकोश को क्या कहते हैं? बहुभाषी शब्दकोश कहते हैं। ठीक है, ये तुमने शब्दकोश के बारे में जान लिया इतना। अब आप जानोगे शब्दकोश की रचना। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊंगी शब्दकोश की रचना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ।